ये मुद्दा भी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि जो यूथ है वो लिख रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा है उस पर कोई काम नहीं हुआ। आप प्राइमरी शिक्षा की बात ज़रूर कर लेंगे यहाँ पर कि हमने स्कूल खोली, कॉलेज खोला, लेकिन उसमें डेवलप क्या हुआ? लॉ कॉलेज नहीं हुआ यहाँ पर। लॉ कॉलेज की बहुत डिमांड है, यहाँ के बच्चों को रतलाम, इंदौर जाना पड़ रहा है। तो यूथ में ये मुद्दे ज़रूर इस बार प्रभावी होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं ये कि नहीं, एक ही परिवार को महत्व ना दिया जाए, हर किसी को मौका दिया, भले उन्हीं पार्टी से कहीं युवा हो या अन्य चीज़ों को, इस तरह के भी मुद्दे इस बार फैक्टर काम करेंगे, कहीं न कहीं ये चीज़ प्रभावित करेगी। देखिए, झाबुआ विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ किसी एक फैक्टर पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ कई अलग अलग तरह के फैक्टर होंगे। यहाँ पर उम्मीदवार को भी देखा जाएगा, परिवारवाद की जो राजनीति सालों से झाबुआ जिले में चली आ रही है उसको भी देखा जाएगा। जहाँ तक पेटलावद के मुद्दों का प्रश्न है तो वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जो किसान बाहुल क्षेत्र है, किसानों को उनकी उपज का जो है भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब हमने अभी पेटलावद क्षेत्र का दौरा किया था कुछ समय पहले, तो कई जो है उनकी उपज खेतों में ही लगी हुई थी। जब उनसे पूछा कि आप लोग इसको निकाल क्यों नहीं रहे हो, तो बोले ये जो है उतने भाव ही नहीं मिल रहा है, अभी निकालने में ही हमको जो है ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है और ये देश के अन्नदाताओं के साथ अगर ऐसा होता है तो ये हम लोगों के लिए भी, हम किस लोकतांत्रिक देश में खड़े हैं जहाँ आप अन्नदाता को उसका दाम का वाजिब भाव ही नहीं मिल पा रहा है। आज झाबुआ में हमारे साथ मौजूद हैं झाबुआ जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि झाबुआ जिले की राजनीति पर, उनके मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। उनसे इस चौपाल के जरिए हम जानेंगे कि झाबुआ जिले की सियासत इस समय चुनावी दौर में किस तरीके की चल रही है, टिकट को लेकर क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं जो 2023 के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं यशवंत पवार साहब, नई दुनिया के ब्यूरो चीफ हैं। यशवंत भाई, तीनों विधानसभाओं की हम आपसे शुरुआत करते हैं झाबुआ से कि क्या संभावनाएं आप देखते हैं, टिकट किसको मिल रहा है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो टिकट दे चुकी है झाबुआ में। अब कांग्रेस जो है मंथन कर रही है। कुल मिला के इस बार पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो काफ़ी टाइट हो रहा है और कांग्रेस भाजपा दोनों किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। जो मुद्दों की बात आपने पूछी है, मुद्दे देखिए, इस बार जो एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल जिसको हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं, काफ़ी घरों में जा चुका है। लगभग आप माने कि कुछ परिवार ही छूटे होंगे और उससे हमारा जो ग्रामीण मतदाता है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ गया है। अब पुराने मुद्दे जैसे चुनाव हो जाता था उस तरह के चुनाव नहीं रहेंगे। ये जो चुनाव है 2023 के, ये पूरी तरह से हाईटेक चुनाव है और जनता जो है सारे मुद्दे समझ रही है, देख रही है और उसी आधार पर वोट करेगी। आलोक भाई, आपको क्या लगता है कि यशवंत भाई ने बताया कि डिजिटल अब हर हाथ में है, तो क्या मुद्दे इस दौर में क्या होंगे? देखिए, झाबुआ जिले के अगर अपन चुनाव की बात करते हैं, अपने ने देखा है बहुत समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन का तो एक मुद्दा यहाँ पर रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से इन 3-4 सालों से जो यूथ आया है, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे अचानक से आते हैं, किसी समस्या को लेकर है या ग्रामीण समस्या को लेकर, और सोशल मीडिया पे एकदम वायरल होता है, वो मुद्दा एकदम प्रभावी होता है। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हम सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। एक कृषि कॉलेज की बहुत डिमांड है यहाँ पर, वो भी नहीं हो पाया है। और भाजपा अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि भुरिया जी रहे हैं, नहीं हो पाया है। भुरिया जी ने आरोप लगाया है कि हम करते, लेकिन भाजपा की प्रदेश की सरकार है उसने होने नहीं दिया है। तो ये मुद्दा भी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि जो यूथ है वो लिख रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा है उस पर कोई काम नहीं हुआ। आप प्राइमरी शिक्षा की बात ज़रूर कर लेंगे यहाँ पर कि हमने स्कूल खोली, कॉलेज खोला, लेकिन उसमें डेवलप क्या हुआ? लॉ कॉलेज नहीं हुआ यहाँ पर। लॉ कॉलेज की बहुत डिमांड है, यहाँ के बच्चों को रतलाम, इंदौर जाना पड़ रहा है। तो यूथ में ये मुद्दे ज़रूर इस बार प्रभावी होंगे। जो शिक्षित है, जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के संगठन बने हुए हैं, वो भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं गरमा रहे हैं, तो प्रभाव डालेंगे ये। विपुल जी, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं इसमें नर्मदा जल का जो मुद्दा है, क्योंकि पूरे झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गांव में नर्मदा जल नहीं है, चाहे वो बोरी क्षेत्र हो, राणापुर हो, झाबुआ हो। मुख्यमंत्री ऐलान कर गए हैं लेकिन काफ़ी लेट हुआ है। क्या लगता है इसको मुद्दा कांग्रेस बनाएगी? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दा है, क्योंकि झाबुआ विधानसभा के पास से नर्मदा की जो लाइन है वो गुजर रही है और पेटलावद जा रही है। पेटलावद को नर्मदा का जल आने वाले समय में मिलेगा। हालांकि उस बात का काम जो है वो शुरू भी हो गया, लेकिन झाबुआ को लेकर अभी तक कोई घोषणा भी नहीं हुई। तो मुद्दा तो है, और ख़ासकर सोशल मीडिया जब से आया है तब से ये मुद्दे आम जनमानस तक पहुँचने लगे। हमारे साथ सचिन बैरागी जी हैं, पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सचिन जी, क्या लगता है आपको झाबुआ में कांग्रेस जो टिकट में देरी कर रही है, इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान, या बीजेपी ने जल्दबाजी की है या सही फैसला है?
पहले कांग्रेस ने कहा था चंद्रभान जी कि हम टिकट 3 महीने पहले चुनाव के घोषित कर देंगे, पर देखने में आया कि बीजेपी ने तत्काल अपने 39 सीट पर अचानक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और उसके बाद कुछ विरोध के स्वर उठे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे अब वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गई है। वो देख रही है कि अभी क्या परिस्थितियाँ, क्या मुद्दे बनेंगे, उसके हिसाब से टिकट तय किया जाएगा। और ये अभी जो पर्यवेक्षक भी आए थे, आपने सुना होगा, उसके बारे में काफ़ी चर्चा में रहा कि नाम अभी सबसे मांगे गए हैं और उसके आधार पे घोषित किए जाएंगे। आने वाले दिनों में हम शायद 15-20 दिन में हमको ये एक सूची देखने को मिल सकती है। मुकेश परमार जी हैं हमारे साथ, भीली भाषा का स्थानीय चैनल चलाते हैं। आपको क्या लगता है कांतिलाल भूरिया का जो रसूख है, क्या वो फिर से टिकट पा जाएंगे या बेटे के लिए लेने में कामयाब होंगे? दूसरी चीज़ ये है कि सालों से वो सत्ता में भी रहें, कहीं न कहीं पदों पे रहें, तो आपके जो युवा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं ये कि एक ही परिवार को महत्व ना दिया जाए, हर किसी को मौका दिया, भले उन्हीं पार्टी से कहीं युवा हो या अन्य चीज़ों को, इस तरह के भी मुद्दे इस बार फैक्टर काम करेंगे, कहीं न कहीं ये चीज़ प्रभावित करेगी। वीरेंद्र जी हमारे साथ में हैं, न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको झाबुआ विधानसभा में मुद्दे डिजिटल होंगे या ज़मीनी होंगे? देखिए, झाबुआ विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ किसी एक फैक्टर पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ कई अलग अलग तरह के फैक्टर होंगे। यहाँ पर उम्मीदवार को भी देखा जाएगा, परिवारवाद की जो राजनीति सालों से झाबुआ जिले में चली आ रही है उसको भी देखा जाएगा, छोटे छोटे मुद्दे भी होंगे। अभी आपने नर्मदा जल की बात करी, इत्तेफाक है कि आज 7 सितंबर, आज से 5 साल पहले पेटलावद में शिवराज सिंह चौहान ने उसका भूमि पूजन किया था। दावा किया गया था कि 2021 में वो योजना पूरी हो जाएगी। बीच में जो उस मंत्री हैं वो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई कोरोना कारण 1 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ, लेकिन 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। आज 2023 है, लेकिन नर्मदा का जल जो पाइपलाइन है वो अब तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो ये नर्मदा जल का एक इशू है, दूसरा पलायन का इशू है, तीसरा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे बीजेपी के बड़े नेता माने या न माने। अभी वो जो आप जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जो माहौल बन रहा है वो कस्बाई लोग जो है वो ज़्यादा माहौल बना रहे हैं कि उनको देख के कहा जाता है। लेकिन अगर झाबुआ जिले का हम अगर एनालिसिस करें तो शहरी जो वोटर है वो मात्र 1 लाख से भी कम है और ग्रामीण वोटर हो करीब 8-9 लाख वोटर हैं। तो उन 8-9 लाख वोटरों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है, छोटी छोटी जो उनकी ज़रूरत हैं, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लीडरशिप है वो भी जिम्मेदार है, अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग है उसमें कमी है वो भी जिम्मेदार है। योजनाएं अच्छी हैं, काफ़ी कुछ दावे किए जा रहे हैं विकास पर्व के माध्यम से, लेकिन ज़मीन की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। करप्शन से लोग 2-4 लगातार इन योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं। ये अब शुरुआत करते हैं दूसरी विधानसभा की, पेटलावद और थांदला। पेटलावद की बात कर लेते हैं। पेटलावद में क्या कांग्रेस रिपीट करने जा रही है अपना एमएलए उम्मीदवार के रूप में या कोई नया चेहरे की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, पेटलावद में बीजेपी तो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वालसी मेड़ा का नाम भी लगभग चल रहा है। उसके अलावा अकमाल मालू डामोर भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से उस विधानसभा से लगातार एक मांग ये उठ रही थी कि कोई नया उम्मीदवार होना चाहिए। अब क्योंकि निर्मला भूरिया आ गए हैं तो ऐसे में बीजेपी तो तय हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी यह संकट की स्थिति है कि वो क्या करे। निर्मला भूरिया उनके लिए एक सॉफ्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो बात चल रही है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से नया उम्मीदवार होना चाहिए। बीजेपी घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद कर रही कुछ नया उम्मीदवार हो। और मुद्दे की अगर हम बात करें तो पेटलावद में आप क्या मुद्दे समझते हैं? देखो, जो माही नहर जो पानी है उसमें कई बार वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था। इस बार क्योंकि वही भी मुद्दा बनेगा। पिछली बार आपने भी खबर की थी कि जो फसल उत्पादन होती है उसको पर्याप्त मात्रा में उनको मिल नहीं पाता है। कहीं न कहीं ये भी मुद्दा हुआ था किसानों को, इस बार किसानों को होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट उम्मीदवार हुआ था, ये भी वहाँ के लोग कहते हैं कि वो गाड़ियों में बैठे रहते हैं, कभी एसी के रूम से अलावा या ग्रामीणों तक पहुँचनी है। जैसे ही अब चुनाव की घोषणा हुई तो कहीं न कहीं वो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक मुद्दा उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें घोषणा हो चुकी है और जिन्हें तय करना है वो अब अपनी सक्रिय दिखा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखने में आ रही है। पेटलावद एक किसान बहुल इलाका है। टमाटर पाकिस्तान जाया करता था, अफगानिस्तान जाता था। क्या लगता है किसान वोटर कितना महत्व रखते हैं वहाँ पर और कितना प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को? देखने में आया है भदौरिया जी के वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की लंबे समय से मांग उठती रही है। किसान लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हमेशा हर सीज़न में ऐसा होता है कि टमाटर को फेंकना पड़ता है, मवेशियों को खिलाना पड़ता है। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कांग्रेस ने भी की। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम सरकार में आते हैं तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक स्थापित करेंगे। बीजेपी भी लगातार इस बात पे अपनी बात रखती रही है, लेकिन आज तक उस चीज़ को धरातल पे उतारा नहीं जा सका है। तो ये मुद्दा तो है ही किसानों के लिए, क्योंकि हर साल उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है इस वजह से।
विपुल जी, वाल सिंह या कोई नया, सीधे भाषा में आपसे पूछूं कि क्या कांग्रेस हिचकिचाहट में है कि उम्मीदवार बदलना चाहिए इसलिए देरी हो रही है? देरी का तो ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हो रही, क्योंकि कांग्रेस ने अभी कभी भी एक भी सूची जारी नहीं की है। लेकिन कांग्रेस भी असमंजस में है, क्योंकि जो वाल सिंह के अलावा जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। और हर बार के चुनाव में जब हम देखते थे तो इतना बवाल खड़ा नहीं होता था, खासकर पेटलाद को लेकर। लेकिन कांग्रेस में इस बार काफ़ी बवाल है और जो दूसरे उम्मीदवार है वो भी काफ़ी ताकत के साथ खड़ा है। आलोक जी, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में वाल सिंह को बदलने पर विचार कर रही है या हिचकिचाहट है कुछ मन में? जी देखिए, पेटलावद का समीकरण आपको झाबुआ और थांदला से अलग मिलेगा। पेटलावद विधानसभा 3 हिस्से में अपन बांट सकते हैं। कहा जाता है एक घाट के ऊपर जो पेटलावद वाला क्षेत्र है, कृषि बहुल्य क्षेत्र है, पाटीदारों की बढ़िया बस्ती है। उसके बाद आप रामा वाला क्षेत्र ले लीजिए और एक पारा वाला क्षेत्र ले लीजिए, तो 3 क्षेत्रों में विधानसभा। अब आप यहाँ पर समीकरण, पेटलावद में जयेश की भी काफ़ी मजबूत पकड़ है और ज़मीनी स्तर पे जयेश का काम है। उसके बाद वाल सिंह इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विरोध का स्वर जो माछलिया के नीचे से उठा है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, तो वाल सिंह के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती देने वाले भी अकमाल मालू डामर है, जो जिला पंचायत 2-3 बार जीत चुके हैं, लगातार निर्दलीय रहते हुए जीत चुके हैं और कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराएं। तो कांग्रेस अब ये सोच रही है कि तीनों, जो पेटलावद, माछलिया और रामा, इन मतलब पारा, इन तीनों में से ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि जो घाट के नीचे के वोट बैंक है जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस में चला जाए, तो कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से जीत सकता है। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं मंथन करने में लगी है कि किस कैंडिडेट को चुना जाए। यशवंत जी, निर्मला भूरिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है, उनका पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर होगा। वाल सिंह के लिए भी क्या आप इसी तरीके की संभावनाएं देखते हैं? और आपसे भी ये सवाल कि पेटलावद के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल, जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं वो किसी भी नेता के लिए उसके कैरियर को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। यदि आप बार बार चुनाव हारते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है राजनीति से बाहर होना पड़ता है। जहाँ तक पेटलावद के मुद्दों का प्रश्न है तो वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जो किसान बाहुल क्षेत्र है, किसानों को उनकी उपज का जो है भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब हमने अभी पेटलावद क्षेत्र का दौरा किया था कुछ समय पहले, तो कई जो है उनकी उपज खेतों में ही लगी हुई थी। जब उनसे पूछा कि आप लोग इसको निकाल क्यों नहीं रहे हो, तो बोले ये जो है उतने भाव ही नहीं मिल रहे हैं, अभी निकालने में ही हमको जो है ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है और ये देश के अन्नदाताओं के साथ अगर ऐसा होता है तो ये हम लोगों के लिए भी, हम किस लोकतांत्रिक देश में खड़े हैं जहाँ आप अन्नदाताओं को उसका दाम का वाजिब भाव ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुद्दा काफ़ी रहने वाला है इस चुनाव में और किसानों की तरफ से इसमें आक्रोश भी चुनाव के समय देखने मिलेगा। आलोक जी, प्रदेश जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं कल सिंह भाबर, फिर भी उनका नाम होल्ड पे है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो पलवाड़ क्षेत्र है वहाँ से दिलीप कटारा सामने विरोध में हैं, पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं राजू डामोर वो विरोध में हैं। ऐसे वहाँ पर बीजेपी के जो लामबंद नेता है वो प्रदेश कार्यालय भी गए हैं। उन्होंने बोला है कि कल सिंह को छोड़ के किसी को भी टिकट दे दें तो भाजपा एक रहेगी। तो प्रदेश संगठन के लिए भी ये चुनौती है कि वहाँ पर किस प्रकार से इन सब को साधते हुए कैंडिडेट घोषित करें, क्योंकि ये तो सामने है कि अगर कल सिंह को टिकट दिया तो ये सब विरोध करेंगे। हमने गौर सिंह वाला चुनाव देखा ही है कि विरोध में उतरे और निर्दलीय के रूप में कल सिंह भाबर जीते थे। तो बीजेपी अभी इस थांदला सीट पर बहुत फूंक कर कदम रखना चाह रही है कि कल सिंह को दें या जो ये प्रदेश संगठन तक पहुँचे थे इनमें से किसी एक को चुना जाए। श्यामा ताहेड़ का नाम भी आ रहा है कि सौम्य चेहरा है जो वीर सिंह के बराबर ही मुकाबले में खड़ा होता है। तो हो सकता है पार्टी इस बार श्यामा ताहेड़ पे भी दाव लगाने का मन बना सकती है। विपुल जी, आपको क्या लगता है, थाना गुजरात और राजस्थान से सटा है, गुजरात में हमने देखा है कि अभी बीजेपी की लहर थी पिछले साल चुनाव में, कितना असर होगा इस सीमावर्ती होने का? थानला विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा का रिजल्ट था तो वो बीजेपी के लिए प्लस था। और वहाँ पर ये है कि अगर बीजेपी में बागी नहीं होते हैं तो पैरेलल 2-5 हज़ार वोट की कांग्रेस और भाजपा में टक्कर होती है। लेकिन जब जो पंचायत के चुनाव देखे हमने, जो अभी भाजपा से भी दावेदारी कर रहे हैं, तो उसमें नगर पालिका का एक दावेदार है चुनाव लड़े, उनकी ज़मानत जब्त हो गई, 150 वोट नहीं ला पाए। एक जो बड़े नेता हैं भाजपा के दावेदारी कर रहे हैं, जनपद चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पे रहे। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब ये देख रही है कि नेता जो विरोध कर रहे हैं वो ज़मीन पे कितना है। इसलिए भी इस मंथन में ये लेट होने का एक ये भी कारण है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि सबको अभी मना लिया जाए, सबको एक कर लिया जाए। लेकिन अभी वीर सिंह भूरिया जो है, पहले गांधी की जो छवि थी वो ख़त्म हुई है और कांग्रेस में भी अंदर खाने से जो बगावत है वो अंदर ही अंदर तो चल रही है।
सचिन जी, क्या लगता है 2018 में भी यही हालात थे थानला के कि तमाम लोग विरोध में थे, फिर एक बागी खड़े हो गए दिलीप कटारा, सेम सीन 2023 में है। तो इन 5 सालों में क्या बीजेपी संगठन नाकाम रहा है? बीजेपी संगठन नाकाम रहा या सफल रहा, इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो मतदाता है वो बिल्कुल अब अपना मतदाता का जो है मानसिकता वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ऐसा होता था कि एक तरफ किसी ने कहा और वहीं बल्क वोटिंग हो जाती थी, लेकिन अब मतदाता अपने हिसाब से तय करता है कि मैं किसको प्रत्याशी को देखता है और किसको वोट करता है। कई बार आपने देखा होगा कि भीड़ तो जुटती है सभा में, लेकिन वो सभा में जो भीड़ जुटी है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी है जिस तरह से पहले की स्थितियाँ थी। अब तड़वी पटेल के विप से काम नहीं होता है, खुद मतदाता अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। थानला में भी ऐसा होगा? बिल्कुल, इस बार का ये युवा है जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल के तरह देखते हैं, तो वो बातें कुछ और करते हैं और मतदान कुछ और देते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा रहता है। दूसरी बात कि उस 8 लाइन की वजह से, इंडस्ट्री एरिया की वजह से जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, कहीं ये मुद्दे ज़्यादातर थानला में दिखाई दिया। और कई बार जे जैसे संगठन ने भी आंदोलन किया और कहीं गांव तड़ी पटेल भी मिलकर आए, तो कहीं न कहीं ये फैक्टर भी इस बार दिखाई देगा, चाहे वो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का भी विधायक रहते हुए वहाँ मौजूद नहीं रहा और बीजेपी ने भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। इस तरह के भी मुद्दे वहाँ बड़ा आ सकते हैं, क्योंकि इस बार ये आक्रोश है लोगों का वहाँ पे। वीरेंद्र जी, क्या लगता है 2018 जैसा सीन रिपीट हो रहा है थानला में? बिल्कुल हो रहा है। 2018 में आप देखेंगे तो बीजेपी की उस वक्त की जो राजनीति थी वो डीएनए टेस्ट पे तक पहुंच गई थी कि जो दोनों नेता वो दावा कर रहे थे कि कौन असली बीजेपी वाला डीएनए टेस्ट करवा लें। वही स्थिति आज भी थानला में दिखाई दे रही है। जिला पंचायत चुनाव को आप देखें तो उनको एक सत्ता के पहले का अगर हम देखें तो सेमीफाइनल मान सकते हैं। और थानला विधानसभा में 5 जिला पंचायत के वार्ड आते हैं, 5 में बीजेपी की हार हुई और वो गुटबाजी के कारण हुई है। सब अब अलग अलग धड़े इस पर पूरे अपने अपनी तरह से अपनी गाड़ी हाँकना चाहते थे और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा इन 5 वार्ड में हारने की वजह से। अगर आप देखें अभी जो स्थिति है, अभी भी ये हो रहा है कि बीजेपी को इस टिकट को होल्ड पे इसलिए रखना पड़ा कि वहाँ पर 3 से ज़्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। कल सिंह भावर भी हैं, दिलीप कटारा हैं, श्यामाता हेड हैं, राजेश वसूनिया हैं, रमसू पारगल दावा कर रहे हैं, रमेश बारिया हैं, मतलब 3 से ज़्यादा वहाँ दावेदार हैं। और पिछली बार भी यही स्थिति थी। तो जब तक बीजेपी वहाँ पर एकजुट नहीं होगी, किसी एक कैंडिडेट के ऊपर बाहरी तौर पे भी अगर सहमति नहीं बनेगी, अंदरूनी तौर पे भी अगर सहमति नहीं बनेगी, तो बीजेपी के लिए थानला में काफ़ी मुश्किल है। अंतिम सवाल जो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि लाडली बहना योजना को लेकर कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है, क्या वाकई में ज़मीन पर आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम जैसे गांव में पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, नो डाउट लोग जो महिलाएं वो कहती हैं कि उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कितना मिलेगा सरकार को ये भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उस वक्त जब वो मशीन का बटन दबाने जाएंगे उस वक्त उनके मन में क्या क्या चल रहा हो, क्या लाडली योजना जो स्कीम वो भी रहेगी या दूसरे मुद्दे वो हावी रहेंगे, ये तो उसी वक्त डिपेंड करा है कि वो उस वक्त क्या बटन दबाते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को फाइट में लाई है ये स्कीम? ये आपने देखा होगा पिछले कई चुनाव, पंचायत हो या ग्रामीण स्तर के जो छोटे छोटे चुनाव में, उसमें भी यही मुद्दे बड़े लेवल के होते हैं, लेकिन अंत में साल भर तक उनकी सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन एंड टाइम या चुनाव के 2-3 दिन पहले ही घर की महिलाएं परिवर्तन हो जाती है, घर के लोग परिवर्तन हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर काम करता है कि उसके 4 दिन या 8 दिन के पहले जो काम समय पे क्या उनको उचित लगता है उसमें कन्वर्ट होता है, क्योंकि योजना बहुत सारी है लेकिन वो धरातल पर जिस सिस्टम से साथ जाना चाहिए उस हिसाब से नहीं पहुँच पाई है। लाडली बहना गेम चेंजर है? बिल्कुल गेम चेंजर तो है, लेकिन क्या है कि जो आदमी की याददाश्त है ना वो बहुत कमज़ोर होती है चंद्रभान जी। तो आखिरी मोमेंट पे उसको क्या फ़ायदा मिला, उसके दिमाग में क्या चलेगा। आपने देखा होगा कि लाडली बहना योजना का तो लगातार फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जब कांग्रेस उतरी मैदान में और नारी सम्मान योजना लेके उन्होंने फॉर्म भरना शुरू किया तो वहाँ भी ऐसी ही भीड़ आपको नज़र आई होगी। तो अब आखिरी मोमेंट पे उस जो अपना मतदाता है वो क्या सोच के वोट करता है उससे बहुत कुछ असर पड़ेगा। मतलब महिलाओं को दोनों विकल्प हैं, अब किसको चुनेंगे वो? महिलाएं अभी तो जो देखा जाए तो जिस तरह से खाते में पैसे आ रहे हैं और हम लोग आपके माध्यम से चैनलों देख ही रहे हैं, उत्सुकता है कि हर महीने उनको पैसा मिल रहा है। कहीं न कहीं जो बीजेपी एक कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन लाडली बहना ने एक फाइट की स्थिति में तो ले आई है। आलोक जी, क्या लगता है लाडली बहना बीजेपी को फाइट में ले आई है?
जी देखिए हम अगर थोड़े दिन पहले की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही थी और ये सभी को लग रहा था। लेकिन जब लाडली बहना योजना घोषणा हुई तो कांग्रेस के माथे पर, कांग्रेस के नेताओं के माथे पर भी शिकन देखने को मिल रही है। मैंने ग्रामीण महिलाओं से ऐसे ही बैंक के पास बैठी थी, मैंने खुद चर्चा की कि मैंने कहा आप लोग सब यहाँ बैठे हैं सुबह से, क्या कारण है? तो उनका एक ही था कि मामा ने पैसे मोकले हैं, मतलब आज अपनी आदिवासी भाषा में मतलब मामा ने पैसे भेजे हैं। तो देखिए एक तो प्रभाव शिवराज का कहीं ना कहीं है कि मामा के नाम से ग्रामीण महिलाएं उन्हें जानती हैं। तो ये फैक्टर लाडली बहना का है। तो हो सकता है 100% कामयाब नहीं हो, लेकिन 50% तो मुझको लगता है कि सफल होगा ही होगा। यशवंत जी, आपका क्या अनुभव कहता है इस मामले में? नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वोटिंग का ट्रेंड देखें, आज से नहीं 1952 से देखें तो यहाँ जो है सामूहिक फैसले लिए जाते हैं और पूरा गांव मिलकर तय करता है, फलिया तय करता है कि किस तरफ हमको वोट डालना है। और अभी जो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो लाडली बहना से कहीं ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं जो नल जल योजना है, वो आई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप झाबुआ की भौगोलिक स्थिति देखिए, यहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़ियाँ हैं, तो वो जो योजना है यहाँ बिल्कुल फेल हो गई। और उसमें क्या रहा कि इन्होंने हैंडपम्प नहीं दिए, तो वो एक पानी की जो क्राइसिस आया गाँवों में, वो इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा करप्शन, आज कोई भी काम, सरकारी काम जो है बिना पैसों के नहीं होता है। तो आपने झाबुआ के प्रमुख पत्रकारों से ये चौपाल को देखा, समझा, मुद्दों को समझा और क्या चल रहा है सियासत में इसको जाना। देखते रहिए MP तक।